अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और ख़ास तौर पर सलीम साफ़ी के कॉलम जो एजेंडा किसी का लेकर चल रहे हैं उससे पर्दा उठाऊंगा। मैं सबसे पहले जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सलीम साफ़ी ने एक कॉलम लिखा, अदम एतमाद अंदरूनी कहानी जंग में छपा। ठीक है जी। तहरीक अदम एतमाद जो इमरान खान के खिलाफ ला रही है वो ताख़ीर हुई है, उसकी कतन वजह नहीं है जो हुकूमत बता रही है। अब देखो ना, ये स्पोक्समैन बन गए हैं उनके क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं ये मौलाना फजल नहीं मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। ऐसा चले जो उनसे भी सियासी जमात इन्होंने ज्वाइन की है वो आप अंदाज़ा ले। वो अब ये कह रही हैं जी। अच्छा, इस तरह हामिद मीर ने भी बड़े दावे किए, सलीम साफ़ी ने भी बड़े दावे किए। ये अवाम में जो है ना कैओस अनार्की, ये ना ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं लोगों में ना। मैं बेरुखी नहीं कह रहा आपको, लोगों में इस तरह की कैफियत पैदा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी अपोजिशन ने बड़े अरसे से पूरी तादाद पूरी, शर्म नहीं आती इस बात को कहते हो कि पैसे बिल लेकर की है। ये लिखा है आपने इस कॉलम के अंदर? नहीं लिखा आपने। और ये तो तय भी कर चुके हैं, ये तो बड़े अरसे से कह चुके हैं कि सियासत में बुनियादी तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। और गुज़श्ता साल अक्टूबर में कुछ इदारे में अहम तबादले हुए और इमरान खान ने उसमें रखना डालने की कोशिश की। देखें, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई की बातें के हवाले से चला गया और जब तबादलों का अमल मुकम्मल हुआ तो उस इदारे ने गैर जानबदार रहने का फ़ैसला कर लिया। यानी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं उसको। ये क्यों नहीं बताते आप कि इस वक्त बैन अल-अक़वामी एजेंसियाँ जो है वो बड़ा एक्टिव हुई हैं। अमेरिका का यहाँ से निकलना, अमेरिका के नए सफ़ीर का यहाँ पर आना और पाकिस्तान का चाइना के अलावा रशिया की तरफ बढ़ना, ये तो मुसीबत पड़ी हुई है इन जैसे लोगों के जिनकी दाल रोटी इसी तरीके से चल रही है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाते कि एतमाद साजी का अमल कह रहे शुरू हो चुका है। मियां नवाज शरीफ ज़रदारी और मौलाना से राब्ते हुए, लेकिन 6 बरसों से मुसलसल धोखा खाने की वजह से वो यकीन करने को तैयार ना थे। कहना 2 महीने का वक्त लग गया, तीनों रहनुमा कायल हुए। अभी अगले हफ्ते में देखेंगे इनमें आप डराने पड़ते हुए, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। और इनका कहना है कि इमरान खान ने धमकियां दी, वो धमकियां काम ना आई। फिर जो कुछ भी बातें इन्होंने करनी हैं, सलीम साफ़ी ने इधर उधर की बातें जिस तरह भी की हैं वो आप लोगों के सामने मैं लेके आ जाऊंगा। और अब कह रहे हैं जी दर्जनों की तादाद में PTI के MNA मुस्लिम लीग नून के पास आ गए। और सबसे बड़ा मुतालबा जो है ना अगले इंतखाब में पार्टी क्या हैं, आप क्या हैं, दाई हैं? अच्छा जो बिजला किरदार अदा करता है। चलें छोड़ें इस बात को। कुछ लोगों ने जरदारी से मैच फिक्सिंग कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के कुल MNA मौलाना से टिकट के बदले इमरान खान को छोड़ने पर तैयार हुए और PTI के 3 सेनेटर भी JUI के आने के लिए तैयार हैं। और ये सवाल पैदा होगा हटाएंगे तो काम कौन, नया नाम कौन होगा मुतबादल के तौर पर? शहबाज शरीफ को बड़ी मिन्नतें तरलेगी ना, आपको अंदाज़ा नहीं है, वो तैयार नहीं हो रहे थे। ठीक है ना जी। वो फिर उन्होंने बिलते तरले करके कायल किया। ये जो कहानी है ये इख्तलाफात के लिए, फिर परवेज़ लाई के हवाले से 3 माह के लिए वज़ीर आला नहीं बनना चाहते थे। परवेज़ लाई बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते और ना उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है ना जी। और चौधरी परवेज़ बरादरान के बारे में वो कहते हैं कि अगर खाना खाने से ऐन वक्त पर माजरत कर ली। चौधरी बरादरान से मुलाकात करने के हवाले से जो बात कर रहे हैं ना जी उस्मान बुज़दार, वो देख रहे हैं कि जौन सा पलड़ा बाड़ी होगा चौधरी बरादरान उधर चले जाएंगे। चौधरी बरादरान को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपनी सियासत इस वक्त दाव पे लगाएं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, नून के हक़ में, कि जो इन्हें खा जाएगी। और नवाज शरीफ का एतबार किसी तरह नहीं किएगा। ठीक है ना जी। अब ये 48 घंटे की जो बातें हैं, उधर से फिरने की बातें कि जनाब, और ये मैं आपको बता चुका हूँ स्पीकरशिप के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से फ़ैसला हो गया, चेयरमैन सेनेट की सीट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो आज बात कर रहे हैं, मेरे पुराने प्रोग्राम उठाकर देख कि ये मौलाना फजलुल बाग के पास जाएगी। ठीक है ना। ये सारी बातें वो ख्याली पुलाव फैलाने में हर्ज है कोई। इससे पहले भी इन साहब ने एक कॉलम लिखा कि इमरान खान और अमेरिका चंद तारीखी हक़ाइक़, यानी मैं जो बात कह रहा था तो रह गई है। यानी वो ये बताना चाहते हैं, अब इल्ज़ाम लगता रहा कि अमेरिका को जो यार है इमरान खान के बारे में ये रहा। और ठीक है ना जी, ये उनका कहना है जी, जो यकीन की बुनियाद कह रहा है कि जिस हुक्मरान को अपने इक़्तिदार का सूरज गुरूब होता नज़र आता है
वो या तो मीडिया पर हमला करता है और दूसरी तरफ अमेरिका की मदद हासिल करता है, या हीरो बनने के लिए उसके खिलाफ बिला ज़रूरत बोलने लगता है। भट्टो की मिसाल वो कह रहे हैं हमारे सामने है। अमेरिका, इमरान खान ने कब अमेरिका से मदद मांगी है? सलीम साहब सब झूठ तो ना बोला करें। पाकिस्तान तहरीक आपके लोगों को ये जो बातें कॉलम में लिखी जा रही है ना, इसका काउंटर ज़रूर करना चाहिए। वो नहीं काउंटर करना चाह रहे, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना जी। अब सलीम साफ़ी ये इस तरह के कॉलम लिखते रहेंगे दिल बहलाने के लिए, और बाकी जो कुछ आएगा सारा आपके सामने आ जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट या किसी कॉन्टेक्स्ट में डिवीजन के हवाले से बातें पैदा करने की कोशिश की, और मैंने अपने प्रोग्राम में बता दिया था कि जो भी आर्किटेक्ट है बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं, और इन्हीं लोगों ने जो बातें करते थे ना, वोट को इज़्ज़त दो, वोट का ये कहाँ गया वो वोट का इज़्ज़त था, महकमा ज़राअत के ऊपर जो पाबंद जो इल्ज़ामात लगाते थे, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, आज उन्हीं की झोली में उसी के गेट पर जाकर धक्के खाते फिर रहे हैं। ये डूबने का मकाम है ना। अवाम ही क्यों बेवकूफ़ बन रही है इन लोगों के हाथों? अवाम को इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना, ठीक है ना जी। और फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है इन लोगों को, ठीक है ना जी। और ये जो बातें हैं हक़ाइक़ से हट कर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं चल सकेगा। सलीम साफ़ी का मंजन जो है ना अब नहीं चल सकेगा, वो बिक चुका है, वो फारिग हो चुके हैं। अब आपकी तरफ चलते हैं बड़े अहम इशू की तरफ। मेरे हाथ में कुछ चंद मेरे कॉलम्स हैं, मैं लिखते हुए पढ़ के आप बताऊँगा। वो ऑपरेशन मिडनाइट जैकल, अरशद शरीफ ने के प्रोग्राम में, अरशद शरीफ ने प्रोग्राम चलाया मसूद शरीफ का, जो साबका जो हैं बुनियादी तौर पर एडिशनल डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर जनरल थे IB के, उनका उतना पोर्शन ज़रा सुन लीजिएगा। जी नाज़रीन, और साबिक डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी ने अपनी किताब पाकिस्तान एड्रिफ्ट में इस पूरे वाक़े का लिखा है, और मसूद शरीफ जिनका नाम ब्रिगेडियर इम्तियाज भी ले रहे थे, उनकी बाकायदा तारीफ की है कि किस तरह से उन्होंने ये ऑपरेशन किया। मसूद शरीफ खटक उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और वही सवाल जो मौलाना फजलुर रहमान से आज हो रहा था, शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था कि हुकूमत के पास तो बड़ी ताकत होती है। छांगा मांगा मरी का सवाल हुआ मौलाना फजलुर रहमान से, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो ऐसी कोई जगह नहीं। लेकिन माजी में इस हवाले से क्या होता रहा, और वफाकी हुकूमत और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने किस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको नाकाम बनाया, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। To understand Midnight Jackals, you have to understand that there were preparations. ऑपरेशन मिडनाइट जैकल को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कोशिशें की जा रही थीं। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल उस पूरे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था जिसके तहत हुकूमत को गिराया जाना था। ये सब इस तरह हुआ कि ISI इस्लामाबाद के डिप्टी कमांडर मेजर रिटायर्ड आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज, जो कि ISI के दाखिली अमूर के निगरान थे और बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने से कबल इस ओहदे पर तैनात हुए थे, इन दोनों अफसरान की ऑडियो टेप्स पकड़ी गयी। इन ऑडियो टेप्स में वो पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को ये कहते सुने गए कि अपनी हुकूमत और वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से अलग हो जाएं, और इसके लिए इन अफसरान ने उन्हें पैसा और दीगर मराहत देने की ऑफर्स की। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल का ये नाम मैंने ही तजवीज़ किया क्योंकि ये लोग जैकल्स की तरह रात के वक्त सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि इनके साथ हमारे कुछ MNAs थे, और जब हमें पता चला कि वो एक मखसूस जगह मुलाकात करने जा रहे हैं तो हमने वहाँ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आलात लगा दिए, और इनकी इस मुलाकात में होने वाली तमाम गुफ्तगू हमने रिकॉर्ड कर ली, और इस तरह इस सब के ठोस सबूत हमारे पास आ गए। और अगर कोई ये कहता है कि वो इस सब मामले में शामिल नहीं, तो मैं इसको सफेद झूठ करार देता हूँ। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि अरकान असम्बली को सवात ले जाया गया, और मेरे नजदीक ऐसा नहीं कि ये सब कुछ नहीं हुआ, ये सब हुआ, और अरकान बिल्कुल सवात गए, क्योंकि फ्रंटियर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जैसा कि मैंने कहा कि सदर, आर्मी चीफ और पंजाब के वजीर आला एक मुंतखब हुकूमत को गिराने। लेकिन ये कहना कि ये सारा मसूद शरीफ साहब का काम था, नहीं, इस नाम उन्होंने जरूर दिया। ये मैं आज हक़ाइक़ आपके सामने बता दूं, लोग कुछ और थे काम करने वाले, और उनका एक बहुत नवाज शरीफ ने उन लोगों को आज तक बख्शा नहीं। ये प्लान था किसका? इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की ISI पे। ISI का कोई ताल्लुक़ नहीं था इस सारे मामले से। नीचे चंद लोग थे, और वो उनमें आपको पता है बड़ा मशहूर नाम है ब्रिगेडियर इम्तियाज़ का, फिर जो सारे मामले को चलाने वाले थे मेजर आमिर थे सारे मामले को चलाने वाले, और ये निचले लेवल पे ऑफिसर काम कर रहे थे अपने, जिसमें MNAs वगैरह को ख़रीदना था। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला के तौर पर
बेनज़ीर की हुकूमत को टॉपल करना था। और इसीलिए चूँकि वजह ये है कि जितनी ये प्लानिंग हुई, जहाँ ये प्लानिंग हुई, और वो यानी ख़बर में ये चीज़ें सारी डिटेल में ब्रिगेडियर अख्तर साहब के पास भी थी, जो जॉइंट सेक्रेटरी थे मोहतरमा बेनज़ीर के पास। पार्लियामेंट लॉजेस में एक ख़ास मुलाकात, उन शख्स का नाम नहीं मैं ले रहा जिन्होंने मुझे ये सारी, लेकिन जिनको पता है उनके बारे में वो पता चल जाएगा उनको कि वो कौन थे। मेन किरदार ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल का वही था, और वो नाम मैं जान के नहीं छुपा रहा आपको। मुलाकात जब हुई हाजी गुलशेर सेनेटर के यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में, वो बताया गया कि ग़ुलाम इसहाक़ खान क्या कर रहे हैं इस वक्त, और 5 MNA जो है ना ख़रीदे जा चुके हैं, उनसे रब्ता करना है, उनको कन्विंस करना है। MQM भी जा चुकी है, ठीक है जी। असिस्टेंट डायरेक्टर राना बाकी जो थे उनको ये काम सौंपा गया, और उन सबको जब यहाँ लाया गया, ठीक है ना जी, और जहाँ मुलाकातें हुई वो गारंटी मांगेगी ना वहाँ बैठकर। जिस जगह मुलाकातें होनी थी, जिस अनेक्सी में होनी थी, उसको पहले बग कर दिया गया, वहाँ सिस्टम सारा लगा दिया गया। जो लेन देन की बातें हो रही थी तो छोटे लेवल पे बातें हो रही थी कि जनाब ये कौन करना चाह रहा है, ज़रा मेन आदमी तो सामने लेकर आए। यानी एक आम निचले लेवल पे, मेजर लेवल की बजाय वो फिर एक दिन ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को लेकर आ गए, मलिक नईम सरगोदा से MNA थे वो लेकर आ गए, रशीद भट्टी भी सारा सामने था, आरिफ अवान, यानी ये MNA इसके हवाले से मैं जो नाम ले रहा हूँ, मैं आपको बताने के लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि वहाँ जब सारा लेन देन के हवाले से ये सारी जब बातें हुई, वो सारी बग हो गए, रिकॉर्ड का हिस्सा है ये। मसूद शरीफ साहब तो पहले मान नहीं रहे थे, लेकिन जब वो ऑडियो और वो सुनाई गई तब उन्हें सारे इसका यकीन आया। तो उस वक्त ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल का और बेनज़ीर साहबा को सारे मामले का रखा गया था नॉलेज में। नवाज अब अगला जमा तय होना था कि वो डील में फाइनल करने के लिए जो मेन किरदार है वो सामने लाना, ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। नवाज शरीफ को बुलाया गया, ठीक है जी, नवाज शरीफ को बुलाया गया। नवाज शरीफ मरी में आपको पता ठहरे हुए थे। ये जब वहाँ आ रहे थे तो बहारकों के करीब जाहिद फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, मैंने ये सामने आ गया, इन्हें रोका नवाज शरीफ को और उन्हें बताया कि आप लाहौर ना जाएं, लाहौर अगर आप चले गए, और वहाँ जहाज़ खड़ा था बेनज़ीर एयरपोर्ट के ऊपर, लाहौर ना जाइएगा, आपको गिरफ़्तार करने के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी हुई है और आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अपने ही गिराते हैं नशे में बज लिया। यानी यहाँ पर ऐसे ही लोग थे कि जिन्होंने वो सारी खुद ही वो चीज़ें लीक की। नवाज शरीफ इतना डरपोक आदमी था कि वो लाहौर आने की बजाय GT रोड के ज़रिए भाग के इस्लामाबाद चला गया। यानी ये नहीं कि वहाँ से एयरपोर्ट पर ले ला था और GT रोड के ज़रिए भाग कर इस्लामाबाद चला गया। ये वो हक़ाइक़ है जो सारे सच है, ठीक है ना जी, ये सारे सच है। और यहाँ जो समझना है ना, जो जाहिद जो है ना, वो जो MNA था, बाद में नवाज शरीफ गवर्नमेंट में उसको मिनिस्टर भी बनाया गया था, ठीक है ना जी। और जहाँ ये सारी हक़ाइक़ जो है ना, पाकिस्तान में एजेंसियों की हुकूमत में तहरीर शुदा है। अगर उसका कोई टाइटल मिल गया मेरी टीम को तो यकीनन बैकग्राउंड पे चलाएगा पाकिस्तान में एजेंसियों की हुकूमत। टाइटल अगर मिल गया तो वो टाइटल आप लोगों के सामने चला जाएगा। और सारे काम के पीछे सिर्फ 2 अफसरान थे और वो साहब लंदन में थे। साहिब सरफराज ने मियाँ साहब को बताया कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन मत लीजिएगा, लेकिन उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। लंदन में शिफ्ट हो गए। को ये सारे इस ऑपरेशन के जो बानी आदमी था, कहाँ कहाँ रहा है नाम में आप देखेंगे, जिन लोगों को पता है मेरी इशारों के राहों से वो नाम ज़रूर लेंगे। सारा जो असल ब्रिगेडियर इम्तियाज़ की ज़ाती लड़ाई थी मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा से, वो क्या लड़ाई थी कि जब स्पेशल असिस्टेंट है जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर साहब वो ब्रीफिंग के लिए ISI में आए, तो ISI में थे ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब। ब्रीफिंग में उन्होंने कई अल-जुल्फ़कार के नाम लिए। बीबी ने उसको ऑब्जेक्ट किया कि ये लोग नहीं, इनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, ये इनका ताल्लुक़ जो है उनसे अल-जुल्फ़कार से नहीं है, अल-जुल्फ़कार से नहीं है। इस वक्त भी आपकी जो IB जो है ना वो बहुत काम कर रही है और बहुत से लोगों के सबूत सामने आ चुके हैं। इल्ज़ाम मत तकसीम करने की कोशिश करें, ISI ऐसे किसी काम में नहीं आएगी। ISI को जो ये रखा हुआ है ना, लेकिन जो लोग तोड़ जोड़ में जारी हैं
आईबी ने उनके सारा डाटा निकाल लिया है, कॉलें ट्रेस कर ली हैं, पैसों का लेन देन 10 अरब के करीब चीज़ें आ चुकी हैं। अब इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया जाता है, या अगर कोई ऑपरेशन वाकई हो गया है, मुझे मेरे पास हकायक लगी है, इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया जाता है, किसी वक्त ये भी सामने चीज़ें आ जाएंगी, ये सारे हकायक सामने आपके आ जाएंगे, सच आपके सामने आ जाएंगे। वो लॉबियां जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर ली, वो तहरीक अदम एतमाद में इंटरेस्टेड क्यों है, वो इमरान खान को क्यों गिराना चाहती हैं, काफ़ी चीज़ें तो आपके सामने आ चुकी है, और चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी इस वक्त। मेरा देखें, इमरान खान में गुड गवर्नेंस या बाकी मामला बहुत ख़राब है, यानी कई सेक्टर्स में बुरा हाल है, लेकिन आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने दे रही। और उसमें मैंने आपके सामने नदीम अफजल चंद की गुफ्तगू मैंने सुना दी थी। अगर आपने मेरे प्रोग्राम रेगुलरली देखे हो तो आपको समझ आ जाएगी, आपको बड़ी आसानी से चीज़ें बड़ी सफाई के साथ नज़र आ जाएंगी आपको चीज़ें। मैंने आज भी यानी ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये जो अगला हफ्ता आ रहा है ना, यानी जो कल से पीर से मामला शुरू हो रहे हैं, इसमें चीज़ें आप लोगों के सामने बड़ी वजाहत के साथ आ जाएंगी। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन चेहरे हैं, जहाँ ख़रीदो फरोख्त हो रही थी, छांगा मांगा लग रहा था, और बाकी मैं आपको सब बता चुका हूँ। तहरीक अदम एतमाद अगर लानी है तो आपको 172 बंदे पेश करने पड़ेंगे, आइन का आर्टिकल 95, फिर रूल 36, 37, 38 बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, शेड्यूल चल रहा होगा, किस तरह तादाद गिनी जाएगी, चेहरे सारे यहाँ होंगे, और जब वो चेहरे सारे सामने आ जाएंगे तो डिफेक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, वो अगले वज़ीर आज़म के लिए वोट नहीं दे पाएंगे। यानी अगर इधर अपोजिशन के बल्दे टूट गए हैं, अगर ये बल्दे फ़र्ज़ करें, पूरे भी कर लें, अगर फ़र्ज़ करें तो नया वज़ीर आज़म कैसे बनेगा तो फिर तो असेंबली डिज़ॉल्व की तरफ वो प्लान यही बना कर रखे हुए हैं। तो फिर तो वज़ीर आज़म, जब तक इमरान खान उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आ जाता। ये भी आज आपके सामने बात रख दूँ तो केयर टेकर सेटअप तो फिर इन्होंने नहीं बनाना है ना सारा, तो ये तो याद रखिएगा ना, इतना आसान काम नहीं है। मेरा सिर्फ बताने का मकसद आपके सामने ये है। हाँ, अगर स्पीकर के सामने सीक्रेट बैलेट करके सामने आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पूरी प्लानिंग कर चुकी है, वो अपने MNS को असेंबलियों में नहीं जाने देगी, और जो लोग चले जाएंगे वहाँ पर, इसका मतलब है वो डिफेक्ट कर चुके हैं, वो डिफेक्शन। तो जब वोटों की तादाद गिनी जाएगी, तो जब वो लोग यहाँ सामने बैठे होंगे तो इंक्वायरी भी कोई मुश्किल नहीं है। तो इतना आसान काम की है, उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। जो भी डिफेक्शन करेंगे, जो भी भगोड़े बनेंगे, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल का असल जो हीरो है, मेरा बड़ा ताल्लुक है उनके साथ, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, बड़ा नाम है, किरदार उनका, उन्होंने ईमानदारी से ये काम किया था। लेकिन ये बुग़्ज़ में नवाज शरीफ ख़ानदान या नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, अपनी ज़ाती अनाद, अपनी ज़ाती राजधानी चलाना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं चल सकती। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।